तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई के अंदर फिजिक्स की सबसे पॉपुलर बुक के बारे में। अब क्योंकि ये बुक पॉपुलर है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो वो कई बार बिना जाने, बिना सही कॉन्टेक्स्ट के इसके बारे में बात करते हैं, बिना ढंग से जाने कि बुक का क्या पर्पस है, बुक किस लिए अच्छी है, किस लिए अच्छी नहीं है। कहीं से ये फैल गया है जेई एस्पिरेंट्स के बीच, कहीं से ये मिथ फैल गई है कि एच सी वर्मा इज अ मस्ट, या फिर कोई कहता है कि एच सी वर्मा कर लो तो हो जाएगा। पता नहीं क्यों है, बट ये एब्सोल्यूट बुलशिट है। ठीक है, बात ये है कि एच सी वर्मा जो बुक है, या फिर कहना चाहिए एच सी वर्मा तो ऑथर का नाम है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो बुक ये जो बुक है एज अ फिजिक्स की बुक, ये बहुत अच्छी किताब है ना। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है टॉपिक्स का कि कैसे कोई उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएगा, जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन जो कि किसी ने देखी है ना, तो उस मामले में जो बुक का टाइटल है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स को वो बहुत अच्छी तरह से बताता है। जो भी बुक का फॉर्मेट है, जिस भी फॉर्मेट में बुक लिखी गई है, वो बहुत अच्छी तरह से बताता है उस चीज़ को। जो टाइटल है उसके पर्पस को बहुत अच्छी तरह से सर्व करता है। लेकिन अगर सवाल ये आए कि क्या ये जेई के लिए मस्ट है, तो क्या जवाब होगा? नहीं, ये मस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, तो किसी को ये करनी चाहिए, है ना। मेरा रिकमेंडेशन है कि किसी को ये करनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन क्या ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है जेई के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो एचसी वर्मा बेसिक बुक है, ऐसा कुछ है? नहीं, बात ये है, इस बुक का पर्पस ये है ही नहीं कहीं एचसी वर्मा में, पूरी बुक में, या मुझे कहना चाहिए कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पूरी बुक में, कहीं पे भी क्या ऐसा लिखा है कि ये बुक जेई के लिए बनी है? नहीं लिखा ना ऐसा। फिर तो ये जो बुक है, ये जेई के लिए बनी नहीं है। तो किसी भी किताब को करने से पहले हमें एटलीस्ट ये जान लेना चाहिए कि वो किताब एग्जाम टारगेटेड है या नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई भी बुक जो कि एग्जाम टारगेटेड नहीं होती, है ना। जो कि जेई के लिए नहीं बनी, तो मैं उसको जेई के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो हो सकता है कहीं और लेके चली जाएगी। जैसे लोग हैं वो रेजनिक हेलिडे नाम की बुक्स करते हैं, है ना, और इस तरह की बुक्स करते हैं फिरंगी ऑथर्स वाली। अरे वो जेई के लिए अगर नहीं बनी तो फिर नहीं है रेलिवेंट। हाँ, मैं मानता हूँ उसके अंदर अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, जो भी ऐसी बुक्स होती हैं, सोलोमॉन्स फ्राइल और ये सब, मैं मानता हूँ। बट जब वो तुम्हारे काम ही नहीं आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें क्यों पढ़नी है? तुम कोई अपने इंटरेस्ट की वजह से तो पढ़ नहीं रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है। तुम किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो तुम पढ़ रहे हो मार्क्स लाने के लिए, और मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो तो मार्क्स लाने वाली बुक पढ़ो, जो कि जेई के लिए रेलिवेंट है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन एच सी वर्मा एक अच्छी किताब है, तो मैं उसको, जो कि जेई के लिए नहीं बनी है, तब भी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि ये करनी चाहिए। लेकिन इसको ये मत समझो कि इसमें सब कुछ कंप्लीट है जो कि जेई के अंदर होता है, जो भी जेई की फिजिक्स में, ऐसा नहीं है। ना ऑथर ने ये इंटेंड किया है। ऑथर ने तो उसको फिजिक्स के मजे के लिए बनाया था, है ना। लेकिन लोगों ने पता नहीं क्यों इसको ऐसा समझ लिया कि एक तो पहली चीज ये मस्ट डू है। मस्ट डू नहीं है, रिकमेंडेड है, मेरे द्वारा रिकमेंडेड है पक्का, है ना, लेकिन मस्ट डू नहीं है। लेकिन क्या ये बिल्कुल सफिशिएंट है? इससे पूरा हो जाएगा? नहीं होगा बिल्कुल। ये आप साफ साफ देख सकते हो, एग्जाम का जो पैटर्न है और जो बुक का पैटर्न है वो मैच नहीं करता, है ना, क्लियरली देख सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, तो किस तरह से इसको यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अपन देखते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इट इज नॉट मेड फॉर जेई बट इट कैन बी यूज फॉर जेई, इट्स अ गुड बुक। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है, दिस इज टू बी नोटेड। ओके, अनदर थिंग टू बी नोटेड इज दिस कि यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द जेई सिलेबस व्हेन यू आर डूइंग एचसी वर्मा। क्योंकि एचसी वर्मा में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, खासकर पार्ट 2 में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि जेई के सिलेबस को बिलोंग ही नहीं करते। ऑप्टोमेट्री और ये सब चीजें, ये बिलोंग नहीं करता। रिलेटिविटी डेफिनेटली बिलोंग नहीं करता। तो जब आप ये बुक पढ़ रहे हो, तो आप पहली बात तो अपना टारगेट एग्जाम जिसको भी आप मान रहे हो, जेई मेन, जेई एडवांस, ऐसा नहीं है जो जेई मेन को टारगेट एग्जाम मानता है वो जेई एडवांस को नहीं मानता, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ना। बट
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट एक सिलेबस लेके बैठो, है ना, और उसके अकॉर्डिंग देखो क्या चैप्टर्स नीडेड नहीं है उनको पहले ही क्रॉस कर दो, है ना। अदरवाइज अगर आप वहां पे घुस जाओगे, है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिलेबस से ज्यादा पढ़ना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना ना पढ़ने से ज्यादा खतरनाक होता है, इस बात को समझना, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है नोट करने वाला कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो नहीं करने। हो सकता है कुछ टॉपिक्स भी आउट ऑफ सिलेबस, है ना, चैप्टर्स के विद इन, है ना, बट स्टिल उनको करना इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं जितना उन चैप्टर को करना है जो कि लोग कर लेते हैं भूल से, है ना। कुछ लोग होते हैं इनको पढ़ना होता है, पढ़ते पढ़ते वो उन चैप्टर्स में घुस जाते हैं, है ना, और फिर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो बुक बड़ी अच्छी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और जल्दी मतलब काफी जल्दी कंप्लीट हो सकती है ये। कोई 3 से 4 महीने में कर सकता है, कोई 2 महीने में कर सकता है, बहुत दम लगा दे तो 1 महीने में भी कर सकता है। ये वो बुक ऐसी नहीं है जिसमें आपको कई महीने लगाने हो या आप पूरे 2 साल लगाओ आप। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? सबसे पहली बात तो क्विकली कंप्लीट करने वाला माइंडसेट होना चाहिए, 3-4 मंथ्स मैक्स। और इस बुक के थ्रू आपको तब गुजरना चाहिए जब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी चीज़ का, है ना। जैसे आप सेंगे जैसी बुक्स देखोगे, उनमें एक्सप्लेनेशन होता है, बट वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो एक पहले फार्मूला लिख देते हैं, उस फार्मूला को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, है ना। वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करते, वो फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। वो किसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको फार्मूलाज और स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीज़ें जो जो हैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। देखो फिजिक्स में ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट पहले आता है, फॉर्मूला बाद में आता है ना। जबकि जो जेई ओरिएंटेड बुक्स हैं उनमें क्या होता है, ये जेई ओरिएंटेड बुक्स का एक नेगेटिव पॉइंट है ज़्यादातर बुक्स का, कि वो पहले फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ऐसे मामले में एच सी वर्मा बहुत पॉजिटिव बुक है, ठीक है। उसका ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला बाद में आता है। समझ रहे हो बात को? तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जब आपको वो कॉन्सेप्ट जानना हो, है ना, जो कि जानना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फॉर्मूला करके नहीं होगा आपका काम, है ना। ये तो यहाँ पे अपना ऐसा हो गया कि कॉन्सेप्ट्स के लिए हम कह सकते हैं कि इनिशियली जब आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हो, आपको उसका बेसिक जो पीछे की चीज़ होती है ना, पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको जानना है ना। तो आप एच सी वर्मा के थ्रू रीडिंग करो, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप आओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, है ना, जहाँ पे आपको जेई के पैटर्न के क्वेश्चंस चाहिए हो, है ना, तब वहाँ पे आप जो जेई ओरिएंटेड बुक्स है जैसे कि सेंगेज, इन सब बुक्स का सहारा ले सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सेंगेज के थ्रू कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं पे आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, सेंगेज के थ्रू करते रहो। लेकिन कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स से फॉर्मूला यूज कर दिया लेकिन बताया नहीं कि इन सब का मतलब क्या है, तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट के लिए एच सी वर्मा को रेफर कर सकते हो। ऑलराइट। और एच सी वर्मा बहुत अच्छी किताब है के पी वाई जैसे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो कि के पी वाई के एग्जाम्स, ऐसे एग्जाम्स में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, जिस कॉम्प्लेक्सिटी के आते हैं, एच सी वर्मा में काइंड ऑफ उसी कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, और वही वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो जो उसके अंदर कवर्ड है। ऑल दो ऐसे एग्जाम्स का जैसे स्पेशली के पी वाई का सिलेबस नहीं होता, तो फिर सबको अपने अपने मन से करना होता है और पास्ट ईयर पेपर्स के हिसाब से करना होता है। तो उसके हिसाब से ये पाया गया है कि एच सी वर्मा भले ही के पी वाई के लिए बनी नहीं है, बट वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हो कि बहुत मैचिंग किताब है ना, फिजिक्स के लिए। तो हम देखते हैं कि जो बुक के इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं उन्हें हम कैसे इस तरीके से कर सकते हैं जैसे थ्योरी है। तो एच सी वर्मा की थ्योरी कुछ ऐसी नहीं है कि आप उसको ऐसे करो कि मैंने 5 मिनट में एक पेज कंप्लीट कर लिया, मुझे 4 मिनट में एक पेज कंप्लीट करना है, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। बात ये जब थ्योरी के अंदर या जब भी जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं उनमें जब एक्सप्लेनेशन होता है, तब हम इस तरह की चीज़ नहीं करते कि 5 मिनट में रीड कर लिया, 4 मिनट में रीड कर लिया, है ना। इस तरह की हरकत नहीं करनी होती, है ना। आपको उस टॉपिक को ऐसे डील करना है, वो जो जो भी लिखा हुआ है, जो भी थ्योरी है, उसको ऐसे डील करना है, जल्दबाजी में नहीं, बहुत कामनेस के साथ, इस तरह से जैसे कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, है ना। अब आपको हो सकता है ये बहुत सब्जेक्टिव बात लगे, अरे भैया ये कैसी बात हुई, है ना, ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है इसमें, वो वाला क्या कहते हैं इसमें ना, कॉन्क्रीट लॉजिक वाला टेस्ट नहीं आ रहा इस बात में जो आपने बोली। उससे मतलब नहीं है। बात ये है कोई चीज़ आपको तब समझ में आती है जब आप उसको जब आप उससे रिलेट कर पाते हो, समझ रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है ना जब आप कुछ उससे लिंक बिठा पाते हो, है ना। और वो लिंक बिठाने के लिए कामनेस चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है,
है ना। उस बुक को ऐसे पढ़ो जैसे कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी थ्योरी को, सिर्फ एच सी वर्मा को नहीं, किसी भी थ्योरी को जिसमें एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना। फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा कि एफ का मतलब ये, ए का मतलब ये, एम का मतलब ये, है ना। प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है, वहां पे आपको बहुत कामनेस के साथ आना चाहिए। अदरवाइज आप देखोगे आप बहुत जल्दी आपका दिमाग इधर उधर चला जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये एक ऐसी बुक नहीं है जिसपे आप फास्ट रीड करो फार्मूला बुक की तरह, है ना, कि ये फार्मूला हो गया, चलो चलो नेक्स्ट फार्मूला, ये हो गया फार्मूला, फार्मूला ये एक्सप्लेन हो गया, चलो चलो नेक्स्ट फार्मूला। इस तरह से नहीं करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है भाई, है ना। बिल्कुल आ, क्या बोलूँ मैं, लैक ऑफ वर्ड्स की वजह से मैं बोल रहा हूँ, दिल से समझना है। और क्या करना है इसमें से, किन पॉइंट्स को मार्क करना चाहिए, किन पॉइंट्स को मार्क नहीं करना चाहिए। आ, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में अगर कोई बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता तो उसको आपको मार्क नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि बुक का नेचर ऐसा है कि उसमें एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या मार्क करोगे, एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है दूसरी चीज से। एक्सप्लेनेशन के टाइम, एक्सप्लेनेशन के टाइम टाइम तो सब इंपॉर्टेंट होता है। डेटा जरूर है, बीच में कहीं फॉर्मूला दिखता है आपको, डेटा दिखता है, वो आप मार्क कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसे पॉइंट्स मार्क करने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स एचसी वर्मा में आपको दो तरह के मिलेंगे, इन टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो थ्योरी थ्योरी एक्सप्लेन्ड है उसके बीच में कई क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, है ना। आफ्टर टेक्स्ट मतलब ये कि थ्योरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आ, कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे, जो भी आफ्टर टेक्स्ट एग्जाम्पल्स होते हैं उनके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार, है ना। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, थ्योरी पढ़ के हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा कर सकते हो, है ना, कि आप इसको खुद ट्राई कर रहे हो, है ना। लेकिन एग्जाम्पल्स का पर्पस ये नहीं होता। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, इन सब का पर्पस ये होता है कि आपको ये बताया जाए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये बताया जाए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, तो एग्जाम्पल जब आप पहली बार कर रहे हो तभी आपको ट्राई करते नहीं रहना चाहिए, है ना। अ, ये यूजलेस चीज होगी। ऐसे ट्राई करने के लिए पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, है ना। सारी बुक्स के अंदर ही पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम्पल जब कर रहे हैं स्पेशली, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सॉल्यूशन दे रखा है अगले बंदे ने, इसका मतलब वो हमको ये बता रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। तब उसको बिल्कुल ऐसे पढ़ो, थ्योरी की तरह पढ़ो। थ्योरी की तरह मतलब ये नहीं कि बस रीड कर लिया हो गया। थ्योरी की तरह मतलब ये कि आप उसको इस तरह से पढ़ो कि दिस एग्जाम्पल एंड इट्स सॉल्यूशन इज टीचिंग मी दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे पढ़ो कि अच्छा पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। इस तरह की चीज होती है, तो है ना। इस तरह से आपको उसको करना है, क्वेश्चंस की तरह उसको डील नहीं करना है आपको, है ना। ऑलमोस्ट हर बुक में ही आपको ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पर भी। अब जो शॉर्ट आंसर्स हैं, या जो शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है पीछे, है ना, एग्जाम्पल्स के बाद, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना, काफ़ी अच्छे हैं, है ना। उसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हो सकता है ना, अगर आप सोचते हो और आपका आंसर कुछ आता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो गिवन नहीं है ना। तो फिर ये दिक्कत हो सकती है कि आप कुछ आंसर निकाल लो और आपको लगने लगे कि ये सही है और वो गलत हो, और आप वाकई में उसको बिलीव करने लगो, है ना। तो ये इशू हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, तभी लेकिन ट्राई करना जब इसके सॉल्यूशंस आपके पास हो, प्रॉपर सॉल्यूशंस। बिना सॉल्यूशन के इनको जस्ट ऐसे ही ट्राई करने की, कैजुअली ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, ये समझ लो इट इज़ द टाइम टू टेस्ट। ठीक है, इट इज़ द टाइम टू टेस्ट, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी ऐसा नहीं होता खास, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में या थ्योरी वाले पार्ट में, एग्जांपल्स में कवर्ड नहीं है ना। तो जब एमसीक्यूज में सब कुछ ही ऐसा है जो कि ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको उसको एक टेस्ट की तरह लेना चाहिए, है ना। आपने एग्जांपल्स कर लिए, सब कर लिया, अब टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करो। और आप ये देखोगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है ना। और जब आप एमसीक्यूज ट्राई करोगे तो आप देखोगे हर बार ऐसा नहीं होगा कि 15 में से 15 बन जाएंगे, है ना। क्योंकि उसमें से कुछ मल्टी करेक्ट भी होते हैं, तो उनमें एक आध ऑप्शन रह जाता है। तो वो जो एक आध ऑप्शन रह जाता है ना, कि अपना आंसर आया ए सी जबकि आंसर था ए सी डी, तो वो जो डी था ना, क्यों वो डी मिस कर दिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि आंसर था ए सी डी और हमने लगाया ए सी,
डी ऑप्शन हमने मिस कर दिया, वो क्यों मिस कर दिया, यही असली लर्निंग होती है, समझ रहे हो। तो इससे स्पेशली अलग से नोट करके रखना, कभी ऐसा हो कि आंसर है ए बी डी, हमने बोला ए बी, डी छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, दैट इज द पॉइंट, उसे पकड़ना है, समझ रहे हो। वहां से आपके कंसेप्ट जो होंगे वो, उनमें जो भी होल्स होंगे ना वो फिल हो जाएंगे बहुत अर्ली स्टेज पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपका आंसर आ रहा है ए सी डी, लेकिन आंसर ए सी है सिर्फ, या ए डी है जो भी है, तो वो जो बचा हुआ ऑप्शन है सी जो रह गया, या सॉरी सी जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, सी जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया उसके अंदर, आंसर ए डी है, आपने सी डी लगा दिया, तो वो सी क्यों लगा दिया, क्या गलत समझा ऐसा जिससे वो सी लगा दिया, तो वो क्या गलत है कॉन्सेप्ट में, क्या गलत हो गया अंडरस्टैंडिंग में, वो सही करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है, ठीक है, तो इससे तो बिल्कुल मिस मत करना। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो अगर आपने सारे चैप्टर्स की एस सी वर्मा की जो भी सिलेबस के अंदर है उनकी थ्योरी नहीं पढ़ी, चलो माफ़ किया, लेकिन एमसीक्यू नहीं करे, बिल्कुल माफ़ नहीं होगा। एच सी वर्मा के सारे एमसीक्यूज आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो भी टॉपिक सिलेबस है, जो भी चैप्टर सिलेबस में है उनके सारे एमसीक्यूज आपके द्वारा अटेम्प्ट किए होने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो हाँ, ये आपको करने होते हैं, ये आपको करने होते हैं। जब भी मैंने देखा स्टूडेंट्स को एच सी वर्मा की जो बात करते हैं वो बोलते हैं कॉन्सेप्ट की किताब है ना ये, तो इसमें फिर कहाँ क्वेश्चन क्यों करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन करने होते हैं पीछे के, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा जब आप उनके पीछे के क्वेश्चंस करोगे, सब्जेक्टिव वाले भी, हाँ एमसीक्यू ही नहीं सिर्फ। लेकिन भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है जेई में, जेई मेन में, अरे उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन करने होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। बस इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या, जैसे एक पॉइंट तो ये कि उन क्वेश्चंस में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन हो सकती है, तो आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आजकल नहीं आते जिनमें आपको बहुत रिगरस कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना, आप डेसिमल्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, है ना, ऐसा आपको करना पड़े, ऐसा कुछ खास नहीं होता, है ना। कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि कैलकुलेशन हाथ से करनी चाहिए, कैलकुलेटर की आदत नहीं लगानी चाहिए, वो अपनी जगह पे सही है ना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम ये देखें कि हम किस फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, किस फेज में हैं हम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है हमारे पास 2 साल पड़े हैं, अभी हम 10th से जस्ट 11th में आए हैं, तो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से कैलकुलेशन करो, मत यूज़ करो कैलकुलेटर। लेकिन अगर आपके एग्जाम को 6 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से आया रादर देन ये कैलकुलेशंस, है ना, क्योंकि एग्जाम में इतनी ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, रिगरस नहीं आती हैं, तो आप चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक क्वेश्चन पे अगर आपको 5 मिनट से ज़्यादा आप उस पर कैलकुलेट ही कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, भले आपके पास 2 साल क्यों ना हो, अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो क्वेश्चन पे, अगर आपके पास 2 साल है और आप ये कर रहे हो, तो मत करो ये, ठीक है, यूज़ कर लो कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपके पास 6 महीने करीब है और आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है कैलकुलेशन पे, या 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है कैलकुलेशन पे, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन पार्ट पे, तो फिर यूज़ कर लो तुरंत कैलकुलेटर, ठीक है। तो किस फेज में हो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह एक्ट करेंगे। ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्रेशंस में दे रखे हैं, वैल्यूज में नहीं, है ना, 16.07 इस तरह की वैल्यूज में नहीं, प्रॉपर एक्सप्रेशन में दे रखे हैं, है ना, समथिंग ई एप्सिलॉन नॉट बाय 2 और इस तरह से कुछ भी, है ना, तो जो भी एक्सप्रेशंस में दे रखे हैं उनको आप चेक करो कि क्या वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह आप उनको याद रख सकते हो या कहीं यूज़ कर सकते हो, ये आपको हमेशा एक चेक लगा के रखना है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि ये पहली चीज़ कि अ, एक चैप्टर को एक सिंगल गो में कंप्लीट करने की कोशिश करो। सारे चैप्टर ऐसे नहीं होंगे जो कि एक सिंगल गो में कंप्लीट हो पाएंगे, बट कोशिश पूरी करो, है ना। सिंगल गो में नहीं हो पा रहा, 2 सिटिंग में उसको कंप्लीट करो, 3 सिटिंग में कंप्लीट करो, जितने जल्दी हो सके। और वो जो 2-3 सिटिंग हो सकता है एक ही दिन में 2 बार हो, या फिर 2 लगातार हो, है ना, मतलब जितना आप कम गैप रखोगे उतना बढ़िया होगा, है ना। और जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको एमसीक्यूज को रीट्राई करना है, ठीक है, इसको मत भूल जाना। एमसीक्यू एक तो आपको हर चैप्टर के कंप्लीट करने ही करने हैं, वो तो है ही, साथ में आपको रिवाइज जब आप कर रहे हो तब आपको रीट्राई भी करना है हर बार,
ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये कि एक मिथ होती है कि 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th की एच सी वर्मा जो पार्ट वन है वो करें, ऐसा नहीं है। पहली बात तो 11th और 12th के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो बुक के पार्ट वन और पार्ट टू है वो नहीं है। आप देखोगे 11th के कुछ चैप्टर्स हैं पार्ट टू के अंदर, है ना। तो ये है, तो आप पार्ट टू को 11th में भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप 12th के टॉपिक्स भी सिर्फ ना सिर्फ पार्ट टू आप 11th में कर सकते हो, 12th के टॉपिक्स भी आप 11th में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एच सी वर्मा बेसिक से एक्सप्लेन करती है, तो आपको ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी बट वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो आफ्टर टेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जो भी जे एडवांस एस्पिरेंट्स जो भी जे एडवांस को थोड़ा सा भी टारगेट करते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत ढंग से करने चाहिए। कोई चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिसके आफ्टर टेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स एचसीवी के नहीं हुए। ये ऑफन अंडर एस्टिमेटेड पार्ट होता है। जबकि आप अगर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इस पोर्शन के जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली बहुत अच्छे होते हैं, आप ये नोटिस करोगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। बुक के इंडिविजुअल पार्ट को कैसे कैसे हमको बेस्ट तरीके से करना है ये हमने देखा। बुक का माइंडसेट क्या होना चाहिए ये हमने देखा ढंग से, कि उस बुक को करते वक्त, मतलब बुक का माइंडसेट मतलब हमारा माइंडसेट बुक को करते वक्त, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके बहुत काम आएंगी, है ना। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।